अस्सलामुअलैकुम नाजरीनो सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरो आफियत से होंगे। आपकी खिदमत में अनायतुल्लाह के मशहूर ज़माना नावल फिरदौस इब्लीस का एपिसोड नंबर 30 पेश खिदमत है। सूरज गरूब हो गया था जब इसहाक, आसिर और मीरा गांव से निकले। वो इकट्ठे नहीं निकले थे, इन्हें चोरी छुप के निकलना था क्योंकि गांव में मुसलमान भी रहते थे जिन्हें इस मुहिम से बेखबर रखना था। वो अकेले अकेले निकले थे और बहुत दूर जाकर इकट्ठे हुए थे। तीनों के पास खंजर थे, इसहाक और आसिर के पास तलवारें भी थीं। वो बहुत दूर का चक्कर काट कर जा रहे थे। वो देख रहे थे कि लोग उस जगह इकट्ठे होने शुरू हो गए थे जहाँ से शाहबलूत का दरख्त नजर आता था। जिस कम ऊंची पहाड़ी पर वो दरख्त था उस तक वो सीधे थोड़े से वक्त में पहुंच सकते थे, लेकिन इन्हें इस पहाड़ी के पीछे जाना था। वो इस हजूम से दूर ही दूर हटते गए जो इस इंतजार में वहां जमा हो गया था कि आज रात भी सितारा चमकेगा या वो सफेद पोश आदमी रोशनी में नजर आएगा जो एक बार नजर आ चुका है। इसहाक, आसिर और मीरा उस नदी तक पहुंच गए जो उनके गांव के करीब से गुजरती थी। वहां से ये नदी गहरी भी थी और इसका बहाव तेज भी था क्योंकि ये पहाड़ी नदी थी। वहां कोई पुल नहीं था। तीनों नदी में उतर गए और बाजू एक दूसरे में उलझाए। पानी यख था और बहुत ही तेज, उनके पांव उठने लगे थे। तीनों ने अपना एक एक बाजू एक दूसरे से आज़ाद करके तैरना शुरू कर दिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि अगले किनारे की बजाय पानी इन्हें अपने साथ ले जा रहा था और पानी यख इतना कि इनके जिस्म अकड़ने लगे। नदी बहुत चौड़ी तो नहीं थी, लेकिन यूं पता चलता था जैसे ये मीलों चौड़ी हो गई हो। वो आगे जाने की बजाय खासा पीछे किनारे पर लगे। तीनों ने कपड़े उतार दिए और इन्हें निचोड़ा। रात की यख हवा ने इनके जिस्मों को लकड़ियों की तरह अकड़ा दिया। मेरा कोई ऐसा ख्याल ना आया कि दो जवान साल आदमियों के सामने बरहना हो गई। तीनों ने निचोड़े हुए कपड़े पहन लिए और इसहाक के कहने पर तीनों ने नाचना कूदना शुरू कर दिया ताकि जिस्म गर्म हो जाए। मीरा आखिर औरत थी, कुदरती तौर पर इसका जिस्म मर्दों जैसा सख्त जान नहीं था, इसलिए उसने महसूस किया कि वो चल नहीं सकेगी। इसहाक और आसिर ने उसे अपने दरमियान खड़ा करके टखनों से कंधों तक उसके जिस्म को दबाना और मलना शुरू कर दिया। इस तरह कुछ देर बाद वो चलने के काबिल हो गई। वो तीनों नदी के साथ साथ चलते गए। पहाड़ी करीब आ गई थी जिस पर शाहबलूत का दरख्त था, लेकिन ये इस पहाड़ी का एक सिरा था। शाहबलूत का दरख्त इसके दूसरे सिरे पर था। जो सिरा इन तीनों के करीब था वहाँ ये पहाड़ी खत्म हो जाती थी, फिर वहाँ से जरा पीछे हटकर और पहाड़ी शुरू होती थी। इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान से ये तीनों शाहबलूत वाली पहाड़ियां के पीछे जा सकते थे। वो चले गए। चूंकि इनकी रफ्तार तेज थी इसलिए इनके जिस्म गर्म हो गए और अकड़न खत्म हो गई। इन्हें ये तो मालूम था कि पहाड़ी के पीछे जाना, लेकिन इस इलाके में वो पहले कभी नहीं आए थे। इनका ख्याल था कि जिस तौर से यह खित्ता सरसब्ज और खूबसूरत नजर आता है इस तरह सफर के मामले में भी ये सहल और खूबसूरत होगा। लेकिन आगे गए तो इन्हें पता चला कि इस खित्ते में अपने हुस्न में कैसे कैसे खतरे छुपा रखे हैं। वो जब दोनों पहाड़ियों के दरमियान पहुंचे तो इन्हें यूं महसूस किया कि वो किसी और ही दुनिया में जा निकली हो। इनके सामने तीन तरफ पहाड़ियां दीवारें की तरह खड़ी थीं। ये दीवारें किसी पुराने किले की पत्थरों की दीवारें जैसी थी। अंधेरे के बावजूद नजर आ रहा था कि इनके दरमियान गदला पानी जमा है। एक तरफ इस पानी और दीवार की दरमियान इतनी जगह खाली थी कि दो तीन आदमी पहलू ब पहलू आराम से गुजर सकते थे, लेकिन कुछ दूर आगे पता नहीं चलता था कि ये रास्ता आगे जाता है या पानी में ही कहीं खत्म हो जाता है। ये खौफनाक सी जगह थी। सिर्फ यही एक रास्ता था जो पहाड़ी के पीछे जाता था। पहाड़ी के ऊपर से तो वो जा ही नहीं सकते थे क्योंकि ऊपर जाकर वो नजर आ सकते थे। वो इस रास्ते पर इस तरह चले कि मीरा इनके पीछे थी। जरा ही आगे गए हो गए कि इन्हें अपने पीछे पानी में हलचल सी महसूस हुई। इन्होंने इसकी तरफ ध्यान न दिया। अचानक मीरा की चीख बुलंद हुई। इसहाक और आसिर ने पीछे देखा। मीरा गिर पड़ी थी और चीख चीख कर चला रही थी। इन्होंने ये देख लिया कि एक मगरमच्छ का सिरा और अगली टांगे पानी से बाहर है और मीरा का पांव टखने तक मगरमच्छ के मुंह में है। मगरमच्छ मीरा को पानी में घसीट रहा था। कुदरत ने मगरमच्छ के दांत नोकीले और ऐसे तीखे नहीं बनाए कि वह इंसान या जानवर के गोश्त में उतर जाए। उसके दांतों के नीचे वाले सिरे गोल होते हैं जो शिकार को सिर्फ पकड़ते हैं और ऊपर नीचे के दांत बड़े मजबूत शिकंजा बन जाते हैं। इसहाक और आसिर ने सिर्फ एक बार मगरमच्छ देखा था। वो दोनों उस वक्त कम से लड़के हुआ करते थे। वो आदमी इनके गांव के करीब से गुजरते वहां रुक गए थे। उन्होंने एक मरा हुआ मगरमच्छ घोड़े पर डाल रखा था। इसहाक और आसिर ने देखा था। इन दोनों आदमियों ने बताया भी था कि मगरमच्छ के सिरा और पीठ पर ना बर्छी असर करती है ना तलवार। वो ये भी कहते थे कि इसका पीठ इतना नाजुक होता है कि एक खंजर भी पेट में उतर जाता है तो इसका दूसरा नाजुक हिस्सा इसके मुंह में आकर इसके खुले हुए मुंह के अंदर बर्छी मारी जाए तो मगरमच्छ मरता तो नहीं, जख्मी होकर भाग जाता है, या इसकी आंखों में बर्छी या तलवार मारी जाए तो
फिर भी ये भाग जाता है। मगरमच्छ मीरा को पानी में घसीट रहा था। इसहाक ने बड़ी तेजी से तलवार निकाली। अंधेरा तो था लेकिन पानी की चमक में मगरमच्छ का हयोला नजर आ रहा था। इसहाक ने मगरमच्छ की आंख का अंदाजा रखकर तलवार का जोरदार वार किया। आसिर ने ये दिलेरी दिखाई कि पानी में उतर गया जो इसके घुटनों तक गहरा था। उसने मगरमच्छ के करीब जाकर नीचे से तलवार बर्छी की तरह मगरमच्छ के पेट में उतार दी। ये दोनों वार ऐसे ठिकाने पर पड़े कि मगरमच्छ के मुंह से बड़ी खौफनाक आवाज निकली और वह मीरा का पांव छुड़ा तड़पता फड़फड़ाता पानी में डुबकी लगा गया। मीरा बड़ी तेजी से उठी। इसहाक और आसिर ने इसे हाथों पर उठा लिया और दौड़ पड़े। आगे इन्हें रास्ता मिलता गया। पानी में बड़ी जोर की हलचल हो रही थी। ये यकीनन जख्मी मगरमच्छ था जो तड़प रहा था। इसकी देखा देखी दूसरे मगरमच्छ भी डर के इधर उधर भाग गए। ये रास्ता कुछ दूर तक चला गया। पानी पीछे रह गया था। पानी से कुछ दूर जाकर वो रुके और मीरा के पांव का जायजा लेने लगे। जिस जगह मगरमच्छ ने इसका टखना पकड़ा था वहां हाथ पेरा तो साफ पता चलता था कि खून बह रहा है। अगर मगरमच्छ के दांत दरिंदों की तरह नुकीले होते तो मीरा की हड्डी भी कट जाती और इसका पांव मगरमच्छ के साथ ही चला जाता। चूंकि इस लड़की का पांव मगरमच्छ के जबड़ों के शिकंजे में आया था और लड़की की जोर लगाकर अपने पांव खींचती रही थी और मगरमच्छ इसे पानी की तरफ खींच रहा था, इसलिए लड़की के टखनों से थोड़ी सी खाल उतर गई थी और हड्डी पर अच्छी खासी जरब लगी थी। इसहाक ने अपने सर पर डाला हुआ कपड़ा उतारा और कसकर मीरा के टखनों पर बांध दिया। मीरा के लिए दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था और चलने में दुश्वारी महसूस कर रही थी। मीरा, मेरी एक बात गौर से सुनो, मीरा ने कहा। ये अच्छा शगुन नहीं। मेरा दिल कहता है कि यहीं से वापस चले जाओ। होश ठिकाने रखो मीरा। इसहाक ने कहा, यहाँ तक आकर हम वापस नहीं जाएंगे। रबी और फादर हमें बुज़दिल कहेंगे। आसिर ने कहा, वो कहेंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। बेहतर तो ये है कि तुम यहीं कहीं छुप कर बैठ जाओ और हम अपना काम करके वापस आ जाएं तो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। नहीं, मीरा ने खौफजदा आवाज में कहा, मैं यहाँ अकेली नहीं रहूंगी। मैं कह रही हूँ वापस चलो। मैं इतना ज्यादा कभी भी नहीं डरी थी। तुम्हें मगरमच्छ ने डरा दिया है। इसहाक ने कहा, ये खौफ दिल से उतार दो। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मीरा ने कहा, मेरा दिल पर कोई खौफ नहीं। अगर हम वैसे घूमने फिरने आए होते और मगरमच्छ मुझे यूं पकड़ लेता तो मैं इतना न डरती। मैं ये कह रही हूँ कि शगुन अच्छा नहीं। मगरमच्छ ने किसी गैबी ताकत के इशारे पर मुझे पकड़ लिया था। ये तुम्हारे लिए इशारा है कि यहीं से वापस चलो वरना आगे मौत है। इसहाक भाई, आसिर ने कहा, वक्त जाया ना करो। अगर तुम इस लड़की की बातों में आ गए तो हम अपना काम किस तरह करेंगे? रबी और फादर को क्या जवाब देंगे? तुम जानते हो कि इन्हें हम दोनों पर कितना भरोसा है। मेरी बात सुनो मीरा, इसहाक ने कहा, तुमने रबी के साथ जो बातें की थी वो ना भूलो। तुमने कहा था कि तुम हमारी मदद करोगी। तुमने ये भी कहा था कि अगर यहाँ कोई आदमी हुए तो इन्हें अपने हुस्न और जवानी के जाल में ले लूंगी। तुम्हारी इन बातों से मुतासिर होकर रबी ने तुम्हें हमारे साथ आने की इजाजत दी थी। रबी ने तुम्हें कहा था कि तुम्हारे पाँव की जंजीर बन जाओगी। तुम वही काम कर रही हो जिसका रबी को खदशा पहले ही देख लिया था। अब अपना फर्ज अदा करके ही जाएंगे, मुझे साफ नजर आ रहा है। इसहाक, मीरा ने कहा, तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। इसहाक और आसिर झुंझला उठे। इसहाक ने मीरा का बाजू पकड़ा और उसे उठाकर कहा कि वो इसके साथ चले। मीरा उसके साथ चल पड़ी। वो चलने में दुश्वारी और दर्द महसूस कर रही थी। इसकी वजह से इसहाक और आसिर की रफ्तार भी सुस्त हो गई थी। वो अब उस पहाड़ी के दामन में जा रहे थे जिस पर शाहबलूत का दरख्त था। दामन में ऊपर से किसी को नजर नहीं आ सकते थे। इस पहाड़ी के ऊपर से जो कुछ भी था इसे देखने के लिए पिछली पहाड़ी पर जाना जरूरी था। इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान कमोपेश 60 कदम फासला था। नीचे मैदान था जिसमें ऊंची घास थी और दरख्त भी थे। पीछे वाली पहाड़ी ऐसी नहीं थी कि इसकी सिर्फ ढलान होती। ये पहाड़ी ऊंची नीची चट्टानों का झुरमुट थी जिन पर चढ़ना जरा दुश्वार था। थोड़ा और आगे गए तो इन्हें दोनों पहाड़ियों के दरमियान रोशनी सी नजर आई जो सामने वाली पहाड़ी पर कहीं ऊपर नजर पड़ती थी। साफ पता चलता था कि किसी आग ने जला रखी है। जो आगे बढ़ते गए रोशनी ज्यादा होती गई और इसके साथ ही इन्हें किसी बातों की आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ आदमी बहुत दूर बातें कर रहे थे। इसहाक और आसिर ने आपस में मशवरा किया और इस फैसले पर पहुंचे कि वहीं से पिछली पहाड़ी पर चढ़ जाएं, क्योंकि पीछे बुलंदी पर जाकर ही पता चल सकता है कि ये आग कहाँ जल रही है और बातें करने वाले कहाँ हैं। वो कुछ और आगे जाकर पहाड़ी पर चढ़ने लगे और पहाड़ी के कुछ अजीब सी थी। कहीं नंगी सीधी खड़ी चट्टान आ जाती थी और कहीं दूसरी पहाड़ियों की तरह सब्जाजार और दरख्त आ जाते थे। ऐसी एक चट्टान पर चढ़ते इसहाक का पांव फिसल गया और चट्टान से गिरकर नीचे वाली चट्टान पर जा पड़ा और वहां से लड़कता हुआ नीचे आ रुका। मीरा इसके पीछे उतरने लगी लेकिन आसिर ने उसका बाजू पकड़ लिया। यहीं रहो, आसिर ने कहा, तुम भी फिसल कर गिरोगी। वो तो मर्द है, बर्दाश्त कर लेगा, तुम पहले ही जख्मी हो। इसहाक उठा। उसे चोट तो आई थी लेकिन वो चोट से बेनियाज पहाड़ी पर चढ़ने लगा और अपने साथियों से जा मिला। मीरा एक बार फिर उसी वहम का इजहार किया कि ये दूसरा बड़ा शगुन है और ये किसी आसमानी मखलूक के इशारे हैं कि वापस चले जाओ और इनके मुजाहरे में दखल न दो। इसहाक ने जैसे उसके बाद अनसुनी कर दी हो। वो इस तरह पहाड़ी के ऊपर चल पड़ा जैसे उसने आसमानी मखलूक का
चैलेंज कबूल कर लिया। उसके चलने के अंदाज में कहर और औताब था। उधर पहाड़ी से कुछ दूर लोगों का एक हजूम उस उम्मीद पर पहाड़ी की तरफ देख रहा था। आज फिर शाह बलूत में सितारे चमकेगा और सफ़ेद पोश नज़र आएगा, जो एक बार नज़र आ चुका है। 3-4 दिन ना सितारा चमका था, ना सफ़ेद पोश ने जलवा दिखाया था। ये खबर इस इलाके में दूर दूर तक फैल गई थी, इसलिए तमाशाइयों का हजूम बहुत ही ज़्यादा हो गया था। उस रात लोगों के मुराद बर आई। पहले नकारा बजा, इसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता मदम होते होते रात की तारीकी में तहलील हो गई। फिर एक से ज़्यादा शहनाइयों की ऐसी आवाज़ें उभरी जो कि बहुत ही सहरा अंगेज सोच थी। हजूम का शोरगुल ऐसे सकूत में दम तोड़ गया जैसे वहाँ कोई जीरू, कोई जानदार जिंदा ही ना हो। लोगों को अंधेरे में शाह बलूत क्या नज़र आता, वो पहाड़ी भी नज़र नहीं आ रही थी जिस पर वो दरख्त खड़ा था। लोग नगमे में महते, कई आवाज़ें उठी, वो चमका, वो इसके साथ ही लोगों ने कलमा तैयबा का विर्द शुरू कर दिया। सितारा बुझ गया और फिर पहले की तरह एक रोशनी छतरी नुमा शाह बलूत पर चलने लगी। फिर ये एक मुकाम पर रुक गई और नीचे आने लगी जैसे पहले एक रात हुआ था। रोशनी नीचे आई तो सफ़ेद पोश का सर, कंधे और सीना नजर आया। उसके बाजू कुछ बाहर को और कुछ आगे को यूं फैले हुए थे जैसे दुआ मांग रहा हो। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता नीचे को गई और सफ़ेद पोश के पांव तक चलती चली गई। हजूम में जो चंद एक सब्ज पोश थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया, सजदे में चले जाओ, हमारा निजातो हिंद ज़मीन पर उतर आया है। कुछ लोग तो पहले ही सजदे में चले गए थे, बाकी भी सजदाए रेज हो गए। लोग सजदे से उठे और इन्होंने सामने देखा, वहाँ ना सितारा था ना सफ़ेद पोश। खुदा का एलची का ज़हूर हो गया है। पहाड़ की तरफ से एक बड़ी ही बुलंद आवाज़ हजूम तक पहुँची, वो 2-4 दिनों में तुम्हारे सामने आ जाएगा और खुदा का पैगाम लेकर आएगा। तुम लोग खुदा का शुक्र अदा करो उस वक्त जब सितारा अभी नहीं चमका था। इसहाक, आसिर और मीरा पिछली पहाड़ी पर इतना आगे चले गए थे कि इन्हें शाह बलूत वाली पहाड़ी की पिछली ढलान पर एक खासा कुशादा गार दिखाई दिया। इसके अंदर लकड़ियों के एक बहुत बड़े ढेर को आग लगी हुई थी। इसके शोले गार की छत तक पहुंच रहे थे। इस आग की रोशनी चूंकि पिछली वाली ढलान में थी, इसलिए इसकी रोशनी पहाड़ी की उस जानिब नहीं जा सकती थी जिस जानिब लोगों का हजूम सितारा देखने के लिए इकट्ठा हो गया था। इसहाक और इसके साथियों ने वहाँ 5-6 आदमी घूमते फिरते देखे। एक आदमी थोड़े थोड़े वक्फे से आग में लकड़ियां फेंक रहा था। गार से कुछ दूर तकरीबन 1 गज लंबी और इसी कदर चौड़ी किसी दहात की एक चादर सी रखी हुई थी। कभी तो शक होता था कि यह आईना है और कभी यूं लगता था जैसे ये एक ऐसी दहात का चादर नुमा टुकड़ा है जो आईने की तरह चमकता है, या इस पर चांदी का पानी चढ़ाया गया है, या अबरक जैसी चमकने वाली कोई चीज चिपकाई गई है। इसहाक वगैरह दरख्तों के तनों के पीछे खड़े देख रहे थे। फासला ज्यादा नहीं था, इन्हें हर आदमी और हर चीज अच्छी तरह नजर आ रही थी। सामने वाली पहाड़ी के पिछली ढलान पर शाह बलूत के दरख्त के करीब वो चमकती चादर पड़ी थी। 2 आदमियों ने आकर ये चादर उठाई और इधर उधर से पकड़कर ऐसे जाविये पर कर लिया, ऐसी चमक पहाड़ी पर इन दरख्तों पर पड़ी जैसे इसहाक वगैरह छुपकर देख रहे थे। चमक फील्ड लाइट जैसी थी, इतनी तेज कि इन तीनों की आंखें खैर हो गईं। वो फौरन तीनों पीछे हो गए। ये चादर रख दी गई। एक आदमी न जाने कहां से सामने आया। वो सर से पांव तक सफ़ेद लबाते में मलबूस था। चलो भाई आ जाओ, सफ़ेद पोश ने कहा। ऊपर कौन जाएगा? एक आदमी आगे आया। उसने एक जगह से एक चीज़ उठाई। ये यकीनन आईना था जिसकी लंबाई तकरीबन 1 फुट और चौड़ाई इससे कुछ कम थी। उसने पहले तो ये अपने सामने करके यूं देखा जिस तरह आईना देखा जाता है, फिर उसने आग की तरफ करके इधर उधर हिलाया। इसकी चमक पहाड़ी के ढलान पर इसी तरह दिखाई दी जिस तरह आईना सूरज के आगे रखो तो सामने की अशिया पर इसकी चमक दिखाई देती है। यह आदमी आईना उठाए हुए पहाड़ी पर शाह बलूत की तरफ चढ़ गया और अब वो अंधेरे में था। गार की आग की रोशनी उस तक नहीं पहुंचती थी। इसहाक और उसके साथियों का सिर्फ अंदाजा था कि यह आदमी दरख्त पर चढ़ गया है और कुछ देर बाद इन्हें दरख्त के अंदर चमक दिखाई दी जो फौरन खत्म होगी। इसके बाद इस पहाड़ी में आसिर, मीरा और इसहाक ने क्या देखा, इंशाल्लाह मैं आपको अगले एपिसोड में डिटेल के साथ बयान करूंगा। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।